हेलो फ्रेंड्स, नो इकोनॉमिक्स जानिए अर्थशास्त्र में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कॉस्ट कर्व यानी लागत वक्रों की। माइक्रो इकोनॉमिक्स में लागत वक्रों का अध्ययन बेहद जरूरी है। बाजार के सिद्धांत में इसका बहुत इस्तेमाल होता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम अल्पकालीन लागत वक्रों के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैंने लागत क्या है, लागत की कौन कौन सी अवधारणाएं हैं और कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्तनशील लागत और कुल लागत के बारे में बतलाया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बारे में। और वीडियो के आखिर में समझेंगे कि अल्पकालीन औसत लागत और अल्पकालीन सीमांत लागत के बीच में क्या संबंध होता है। शुरुआत करते हैं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट यानी औसत स्थिर लागत से। औसत स्थिर लागत को हम प्रति इकाई स्थिर लागत भी कहते हैं। अगर कुल स्थिर लागत को उत्पादन की कुल उत्पादित इकाइयों से भाग कर दिया जाए तो हमें स्थिर लागत प्राप्त होती है। यानी औसत स्थिर लागत इज इक्वल कुल स्थिर लागत डिवाइडेड बाय उत्पादन की मात्रा। जैसा कि हम जानते हैं, एक फर्म को अल्पकाल में कुछ स्थिर लागत उठानी पड़ती है। मान लीजिए फर्म की कुल स्थिर लागत 1000 रुपये है। हमें पता है कि कुल स्थिर लागत उतना ही रहता है चाहे उत्पादन कुछ समय के लिए बंद हो या कुल उत्पादन अल्पकाल में अपने चरम पर हो। अब मान लीजिए कि फर्म 100 वस्तु का उत्पादन करती है, तो औसत स्थिर लागत 1000 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल 10 रुपये होगी। जबकि उत्पादन की मात्रा 200 हो तो औसत स्थिर लागत 1000 डिवाइडेड बाय 200 इज इक्वल 5 रुपये होगी। इसका मतलब है कि जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है औसत स्थिर लागत घटती चली जाती है। यानी उत्पादन की अधिक मात्रा में स्थिर लागत का हिस्सा बट जाता है। दूसरे शब्दों में आप यह कह सकते हैं कि जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है औसत कुल लागत में औसत स्थिर लागत का हिस्सा लगातार कम होता जाता है। इसे डायग्राम में इस प्रकार से दिखाया जा सकता है। यहाँ OY अक्ष में लागत को दिखलाया गया है, जबकि OX अक्ष में उत्पादन की मात्रा को दिखलाया गया है। आप देख सकते हैं कि AFC एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट उत्पादन बढ़ने के साथ लगातार घटती चली जा रही है। पर ध्यान रहे कि जब भी आप AFC रेखा खींचें तो यह X एक्सिस को टच ना करें, क्योंकि चाहे उत्पादन कितना भी क्यों ना हो, औसत स्थिर लागत कभी भी 0 नहीं होगी। यह दशमलव में चला जाएगा पर कभी शून्य नहीं होगा। AFC रेखा का शेप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला या आयताकार अति प्रवलयाकार होती है। चलिए एक दूसरे डायग्राम से औसत स्थिर लागत के शेप को समझते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ TFC यानी कुल स्थिर लागत रेखा को दिखलाया गया है, जो कि उत्पादन के हर स्तर पर स्थिर है, एक जैसी है। जब उत्पादन 0 है तब भी यह एक स्ट्रेट लाइन है, और जब उत्पादन 300 है तब भी यह एक स्ट्रेट लाइन है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब जब हम कुल स्थिर लागत का औसत निकालेंगे तो हम 1000 रुपये कुल स्थिर लागत को उत्पादन की मात्रा से भाग करेंगे। यानी उत्पादन 100 है तो 1000 डिवाइडेड बाय 100, तो हमें 10 रुपये औसत स्थिर लागत प्राप्त होगी। इसी प्रकार जब 1000 को 200 इकाइयों से भाग किया जाएगा तो हमें 5 रुपये औसत स्थिर लागत प्राप्त होगी। ठीक इसी तरह 300 इकाइयों से भाग किया जाएगा तो हमें 3.3 रुपये औसत स्थिर लागत प्राप्त होगी। अब हम दूसरे डायग्राम में इस 10 रुपये, 5 रुपये और 3.3 रुपये को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार की एक रेखा मिलेगी। यही औसत स्थिर लागत की रेखा है, जिसका शेप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के आकार का होता है। इसे हिंदी में आयताकार अति प्रवलयाकार कहते हैं। दूसरा है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यानी औसत परिवर्तनशील लागत। औसत परिवर्तनशील लागत निकालने के लिए हमें कुल परिवर्तनशील लागत को उत्पादन की मात्रा से भाग करना होता है। औसत परिवर्तनशील लागत इज इक्वल कुल परिवर्तनशील लागत डिवाइडेड बाय उत्पादन की मात्रा। यानी ABC
इज इक्वल TVC डिवाइडेड बाय Q। एबीसी कर्व का शेप कुछ इस प्रकार का होता है। आप देख सकते हैं कि एक सीमा तक यह नीचे की ओर गिरता है, फिर एक स्थिति के बाद यह ऊपर की ओर जाने लगता है। एबीसी का यह आकार बतलाता है कि कुछ सीमा तक औसत लागत बढ़ते प्रतिफल यानी कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स के कारण घटती है, लेकिन एक स्थिति के बाद परिवर्तनशील साधनों की बढ़ती मात्रा के साथ घटते प्रतिफल का नियम लागू होने लगता है और औसत परिवर्तनशील लागत की रेखा ऊपर की ओर उठने लगती है। औसत परिवर्तनशील लागत को एक अन्य डायग्राम से भी समझा जा सकता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ टीवीसी रेखा कुल परिवर्तनशील लागत रेखा को बतला रही है। मान लीजिए कि शुरू में कुल लागत 75 रुपए है, जबकि उत्पादन की मात्रा 10 इकाई है। अब यदि हमें टीवीसी का औसत निकालना है या यूं कहें कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालना है, तो हमें 75/10 करना होगा। तब हमें 7.5 रुपए एबीसी प्राप्त होगी। इसी प्रकार यदि कुल परिवर्तनशील लागत 100 रुपए है और कुल उत्पादन 20 इकाई है, तो एबीसी 5 के बराबर होगी। टीबीसी यदि 120 हो और उत्पादित इकाई 30 हो, तो एबीसी 4 होगी। और यदि टीबीसी 240 हो और उत्पादित इकाई 40 हो, तो एबीसी यहाँ 6 के बराबर होगी। अब यदि एबीसी 7.5, 5, 4 और 6 को रिफरेंस मानकर एक कर्व खींचा जाए, तो हमें कुछ इस तरह का एबीसी रेखा प्राप्त होगा। दोस्तों, आपसे मेरा यह अनुरोध है कि जिन्होंने लो वेरिएबल प्रोपोर्शन यानी कि परिवर्तनशील अनुपात के नियम के ऊपर मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है, तो कृपया उस वीडियो को देख लें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, क्योंकि यहाँ जो एबीसी कर्व होती है वह लो वेरिएबल प्रोपोर्शन में बतलाए गए एवरेज प्रोडक्टिविटी कर्व यानी कि औसत उत्पादकता रेखा के ठीक उलट होती है। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो इस वीडियो को समझने में आपको काफी सहूलियत होगी। हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को एक इक्वेशन के जरिए भी समझ सकते हैं। हमें पता है कि ABC इज इक्वल TVC बाई Q होता है। यहाँ ABC औसत परिवर्तनशील लागत है, TVC कुल परिवर्तनशील लागत, Q उत्पादन की मात्रा है। जैसा कि हम जानते हैं कि अल्पकाल में श्रम परिवर्तनशील होती है, यानी उत्पादन कार्य में यदि श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है, तो अल्पकाल में केवल श्रम की मात्रा को घटाया या बढ़ाया जा सकता है, जबकि पूंजी अल्पकाल में स्थिर रहेगी। यानी यहाँ कुल परिवर्तनशील लागत का मतलब श्रम की मात्रा और उसकी कीमत से है। यानी हम टीबीसी को L इंटू डब्ल्यू लिख सकते हैं, जबकि औसत उत्पादन हमें पता है कि श्रम की प्रति इकाई उत्पादन है। अगर हम इसे श्रम की लगाई गई संख्या से गुना कर दें, तो हमें कुल उत्पादन प्राप्त होगा। यानी Q इज इक्वल हम AP इंटू L भी लिख सकते हैं, अर्थात ABC इज इक्वल L इंटू डब्ल्यू बाई AP इंटू L। यानी ABC इज इक्वल W बाई AP इज इक्वल W इंटू 1 बाई AP, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब अगर हम यह मान लें कि परिवर्तनशील साधन के प्रति इकाई की कीमत अल्पकाल में स्थिर है, तो इसका मतलब होगा कि औसत परिवर्तनशील लागत साधन की औसत उत्पादकता के व्युत्क्रम और साधन की स्थिर कीमत W के गुणनफल के बराबर होती है। इसलिए जब औसत उत्पादकता रेखा परिवर्तनशील साधनों की मात्रा के बढ़ने के साथ बढ़ती है, जैसा कि हम परिवर्तनशील अनुपात के नियम में देखते हैं, तो औसत परिवर्तनशील लागत रेखा तेजी से नीचे की ओर गिरती है। जबकि एक सीमा के बाद परिवर्तनशील साधनों की मात्रा बढ़ने पर औसत उत्पादकता घटने लगती है, तो औसत परिवर्तनशील लागत रेखा तेजी से ऊपर की ओर बढ़ने लगती है। औसत उत्पादकता रेखा इन्वर्टेड यू शेप की होती है, यानी कि उल्टा यू के आकार की होती है, जबकि एबीसी रेखा यू शेप की होती है। चलिए अब बात करते हैं एवरेज टोटल कॉस्ट यानी कि औसत कुल उत्पादकता रेखा की। तो हमें पता है
कि किसी भी चीज का औसत कैसे निकालते हैं। यदि हमें औसत कुल लागत निकालनी है तो हमें कुल लागत को कुल उत्पादन से भाग दे देना होगा, यानी ATC इक्वल TC बाई Q करना होगा। हमें पता है कि TC इक्वल TFC प्लस TVC होती है, इसलिए ATC इक्वल AFC प्लस ABC होगा। यानी औसत कुल लागत औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागत के ऊपर निर्भर करती है। चलिए इसे एक डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ OY अक्ष पर लागत है, OX अक्ष पर उत्पादन को दिखलाया गया है। आप देख सकते हैं कि जब AFC रेखा और ABC रेखा नीचे की ओर गिर रही है तो ATC रेखा भी नीचे की ओर गिर रही है। हम जानते हैं कि ATC का शेप AFC और ABC के आकार पर निर्भर करता है। जब AFC और ABC नीचे गिरते हैं तो ATC भी नीचे गिरती है। आप देख सकते हैं कि एक सीमा के बाद ABC ऊपर चढ़ने लगती है, जबकि AFC रेखा अभी भी नीचे गिर रही है। इस स्थिति में ATC रेखा ABC और AFC रेखा के चढ़ने और गिरने की दर पर निर्भर करती है। शुरू में जब ABC ऊपर चढ़ने लगती है तो ABC के ऊपर चढ़ने की दर AFC के नीचे गिरने की दर से कम होती है। ऐसे में ATC रेखा भी नीचे की ओर गिरती है, पर एक स्थिति के बाद ABC के बढ़ने की दर तेज हो जाती है, जबकि AFC के घटने की दर उत्पादन के हर स्तर के साथ कम ही होती जाती है। अतः ATC रेखा ऊपर की ओर चढ़ना शुरू कर देती है, इसलिए ATC रेखा का शेप भी U आकार का होता है। औसत परिवर्तनशील लागत रेखा यानी कि ATC रेखा को हम सामान्यतः औसत लागत रेखा भी कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं सीमांत लागत रेखा की। दोस्तों, लागत अवधारणा में सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा सीमांत लागत की होती है। सीमांत लागत को मार्जिनल कॉस्ट भी कहते हैं। सीमांत लागत वस्तु की n-1 इकाई उत्पादित करने के बजाय n इकाई उत्पादित करने पर कुल उत्पादन लागत में हुई वृद्धि को कहते हैं। इसे MCN इक्वल TCN माइनस TCN-1 द्वारा दिखाया जा सकता है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि किसी वस्तु की 5 इकाई की उत्पादन की लागत 200 रुपये है। अब यदि छठी इकाई का उत्पादन किया जाता है तो कुल लागत 235 रुपये हो जाती है, यानी 5वीं से 6वीं इकाई की उत्पादन की लागत 35 रुपये हुई। यही 35 रुपये 6वीं इकाई की सीमांत लागत हुई। इसे एक टेबल की मदद से समझते हैं। इसे एक टेबल की मदद से समझिए। आप देख सकते हैं कि जब पहली इकाई का उत्पादन किया जाता है तो कुल लागत 100 रुपये है, तथा दूसरी इकाई का उत्पादन किया जाता है तो कुल लागत 125 रुपये है। अब यदि हमें दूसरी इकाई की सीमांत लागत निकालनी है तो 125 से 100 को घटा देना होगा। 125 माइनस 100 इक्वल 25 रुपये सीमांत लागत होगा। इसी प्रकार अगर तीसरी इकाई की सीमांत लागत निकालनी हो तो तीसरी इकाई पर कुल लागत 145 को दूसरी इकाई की कुल लागत 125 से घटाना होगा। तब 145 माइनस 125 इक्वल 20 रुपये तीसरी इकाई की सीमांत लागत होगी। इसी प्रकार हम आगे भी सीमांत लागत निकाल सकते हैं। जब हमने पहली इकाई की उत्पादन की सीमांत उत्पादकता निकाली थी तो हमने MCN इक्वल TCN माइनस TCN-1 फॉर्मूले का इस्तेमाल किया था। यहाँ TCN इक्वल 125 रुपये है, TCN-1 100 रुपये है तथा MCN इक्वल 25 रुपये होगा। यानी उत्पादन की वर्तमान इकाई की लागत और उत्पादन के पिछली इकाई की लागत के बीच के अंतर को ही सीमांत लागत कहते हैं। मार्जिनलिटी की कोई भी धारणा हो, चाहे सीमांत लागत की धारणा हो या सीमांत उत्पादन की धारणा हो, हम इसी तरह से निकाल सकते हैं। सीमांत लागत की इस पूरी अवधारणा में कुल स्थिर लागत का कोई स्थान नहीं होता है। चूंकि कुल स्थिर लागत उत्पादन की हर स्थिति में समान होती है और उत्पादन के हर बढ़ते स्तर के साथ कुल स्थिर लागत में कोई चेंज नहीं होता है,
इसलिए सीमांत स्थिर लागत जैसी कोई अवधारणा नहीं होती है, क्योंकि मार्जिनलिटी का मतलब ही पर यूनिट चेंज से होता है। हम मार्जिनल कॉस्ट को इस प्रकार से लिख सकते हैं, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल डेल्टा टीसी बाय डेल्टा क्यू। यहाँ डेल्टा टीसी कुल लागत में परिवर्तन को बतलाती है, जबकि डेल्टा क्यू उत्पादन मात्रा में परिवर्तन को बतलाता है। अर्थात डेल्टा टीसी बाय डेल्टा क्यू का मतलब है कि उत्पादन में अगर डेल्टा क्यू परिवर्तन किया जाए तो कुल उत्पादन में डेल्टा टीसी परिवर्तन होगा। अब जैसा कि हम जानते हैं MCN इज इक्वल TCN माइनस TCN माइनस 1 होता है। यहाँ TCN को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, TVCN प्लस TFC लिख सकते हैं, तथा TCN माइनस 1 को TVCN माइनस 1 प्लस TFC लिख सकते हैं। यहाँ N उत्पादन की वर्तमान मात्रा और N-1 उत्पादन की पिछली मात्रा को बतलाता है। अर्थात TVCN प्लस TFC माइनस TVCN-1 माइनस TFC। यहाँ MCN इज इक्वल TVCN माइनस TVCN-1 होगा। यानी सीमांत लागत से टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का कोई संबंध नहीं होता है। सीमांत लागत अल्पकाल में कुल परिवर्तनशील लागत पर ही निर्भर करती है। अब हमने एक बात जान लिया है कि सीमांत लागत में स्थिर लागत का कोई स्थान नहीं होता है तथा मार्जिनल कॉस्ट परिवर्तनशील साधन पर निर्भर करती है, तथा MC इज इक्वल डेल्टा TC बाय डेल्टा Q में डेल्टा TC इज इक्वल डेल्टा TVC लिखें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अतः MC इज इक्वल डेल्टा TVC बाय डेल्टा Q होता है। अब हम जानते हैं कि TVC इज इक्वल W इंटू L होता है, जहां L परिवर्तनशील साधन श्रम की मात्रा है तथा W श्रम की कीमत है। यानी MC इज इक्वल डेल्टा W इंटू L बाय डेल्टा Q। MC इज इक्वल W इंटू डेल्टा L बाय डेल्टा Q लिख सकते हैं, क्योंकि श्रम की कीमत W को यहाँ स्थिर मान लिया गया है। अब हमें एक बात जान लेनी चाहिए कि यदि डेल्टा L बाय डेल्टा Q को उलट कर डेल्टा Q बाय डेल्टा L लिखें तो इसका मतलब होगा कि श्रम की एक इकाई में वृद्धि की जाए तो कुल उत्पादन में डेल्टा Q वृद्धि होगी। यानी डेल्टा Q बाय डेल्टा L श्रम की सीमांत उत्पादकता को बतलाता है, जिसे हम MP द्वारा दिखला सकते हैं। यानी MP इज इक्वल डेल्टा Q बाय डेल्टा L या डेल्टा L बाय डेल्टा Q इज इक्वल 1 बाय MP लिख सकते हैं। अब हम MC इज इक्वल W इंटू डेल्टा L बाय डेल्टा Q को MC इज इक्वल W इंटू 1 बाय MP लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि सीमांत लागत श्रम की कीमत और श्रम की सीमांत उत्पादकता की व्युत्क्रम के गुणनफल के बराबर होता है। आपने लो वेरिएबल प्रोपोर्शन में पढ़ा होगा कि सीमांत उत्पादकता या MP का शेप किस प्रकार का होता है। ठीक इसी के उलट सीमांत लागत या MC का शेप होता है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जब शुरू में बढ़ती है तो मार्जिनल कॉस्ट तेजी से घटती है, और जहां MP अपनी अधिकतम सीमा पर होती है, MC अपने न्यूनतम बिंदु पर होता है। फिर जैसे जैसे MP घटती है MC बढ़ने लगती है। MC का शेप U आकार का होता है। एवरेज प्रोडक्टिविटी और एवरेज कॉस्ट के बीच जो संबंध होता है वही संबंध मार्जिनल प्रोडक्टिविटी और मार्जिनल कॉस्ट के बीच में भी होता है। अब एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच संबंध को समझने की कोशिश करते हैं, पर एक बात का ध्यान रहे कि अल्पकाल में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को ही एवरेज कॉस्ट कहा जाता है। चलिए सीधे डायग्राम पर नजर डालते हैं। डायग्राम में OY अक्ष में AC और MC लागत वक्रों को दर्शाया गया है। OX अक्ष में उत्पादन की मात्रा है, लाल वक्र औसत लागत वक्र है तथा हरा वक्र सीमांत लागत वक्र है। आप देख सकते हैं कि यहाँ K, L और M तीन महत्वपूर्ण बिंदु हैं।
जब शुरू में सीमांत लागत औसत लागत वक्र के नीचे होती है और घट रही होती है तो औसत लागत भी घट रही होती है। आप देख सकते हैं कि एल बिंदु पर सीमांत लागत वक्र अपने निम्नतम स्तर पर है, जबकि औसत लागत की रेखा अभी भी नीचे की ओर गिर रही है। के से एम बिंदु तक औसत लागत रेखा और नीचे की ओर गिरती है, जबकि सीमांत लागत वक्र एल बिंदु के बाद ऊपर उठने लगती है। अतः यह कहा जा सकता है कि जब एसी वक्र नीचे की ओर गिरती है तो एमसी वक्र एसी वक्र के नीचे रहती है, पर कोई जरूरी नहीं है कि एमसी वक्र भी नीचे की ओर गिरे। यह गिर भी सकती है और बढ़ भी सकती है, पर यह अवश्य ही एसी वक्र के नीचे रहेगी। आप देख सकते हैं कि एसी वक्र एम बिंदु पर अपने निम्नतम स्तर पर है। यह वह बिंदु है जहां एसी वक्र को एमसी वक्र नीचे से काट रही है, यानी औसत लागत तब न्यूनतम होती है जब AC इक्वल MC हो और MC रेखा AC वक्र को नीचे से काट रही हो। तो ये कुछ जरूरी संबंध हैं जो AC और MC वक्र के बीच हमें जानना जरूरी है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगा। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं इससे हमें बड़ी प्रेरणा मिलती है नया वीडियो बनाने में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।